नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ आरएसएस का मैरी क्रिसमस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। वैसे तो क्रिसमस में अब ज्यादा समय शेष नहीं बचा है, परसों के दिन क्रिसमस मनाया जाना है, लेकिन उससे पहले चर्चा आरएसएस के मैरी क्रिसमस के बारे में हो रही है। कैसे, आइए जानते हैं। बीजेपी का थिंक टैंक माने जाने वाली आरएसएस अब ईसाइयों को साधने में जुट गई है। पहली बार अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला मेघालय हाउस में क्रिसमस भोज की मेजबानी करेंगे। आरएसएस से जुड़े राष्ट्रीय ईसाई मंच के इस कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के चर्च प्रमुख भाग लेंगे। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। इधर आरएसएस के क्रिसमस भोज आयोजन को लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे लेकर के बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। सीएम बघेल ने कहा कि वोट की राजनीति क्या क्या नहीं कराती है। भाजपा की जमीन खिसक गई है। गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में बस एक पट्टी बची हुई है। भाजपा सीमित होती जा रही है। तो वहीं क्रिसमस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पार्टी के सिमटते जनाधार के बयान पर बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री किन विचारों में मस्त हैं और किस चश्मे से देश की राजनीति को देख रहे हैं। खुद कांग्रेस 2 प्रदेशों में सिमट करके रह गई थी, उन्हें तीसरा हिमाचल मिल गया है। इधर वो भाजपा के सिमटने की बात कह रहे हैं, जबकि देश के कई राज्यों की जनता ने भाजपा को सेवा का मौका दिया है। वोट क्या क्या नहीं कराती, क्योंकि उसकी जमीन खिसक गई है भारतीय जनता पार्टी की। कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तो इसमें से 3 जो प्रदेश है, कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये तो लोकतंत्र की चोरी हुई है, आप सब जानते हैं। उसके बाद बन जाता है गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट कुछ राज्य, तो एक पट्टी बची हुई है। अब उसको अब ये लोग तो कहे थे कांग्रेस मुक्त भारत, अभी खुद सिमटते जा रहे हैं। तो कभी वो मस्जिद और मजार जा रहे हैं मोहन भागवत जी, तो कभी क्रिसमस का आयोजन कर रहे हैं। तो इनके कथनी करनी में बहुत अंतर है। सिद्धांत उद्धांत से कोई लेना देना नहीं, सत्ता में इसको बने रहना है और लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाना है और एक दूसरे भाई को लड़ा के अपना उल्लू सीधी करना, अपना वोट लेना, यही इनका उद्देश्य है। माननीय भूपेश बघेल जी अब किन विचारों में मस्त हैं और किन चश्मे से देख रहे हैं वो देश की राजनीति को, ये तो मेरे समझ में नहीं आता। खुद तो कांग्रेस सिर्फ 2 प्रदेशों में सिमट के रह गई थी, अभी तीसरा उन्हें मिल गया है हिमाचल। तो ये भाजपा के सिमटने की बात कर रहे हैं। भाजपा को पूरे देश के अनेक प्रदेशों की जनता ने स्वयं चुनकर सेवा के लिए नियुक्त किया है। तो आरएसएस का मैरी क्रिसमस जहां देखने को मिल रहा है, आरएसएस अब क्रिसमस भोज देने की तैयारी में जुट गई है। ईसाइयों को साधने में आरएसएस जुटा हुआ है। तो त्योहार को लेकर के अब छत्तीसगढ़ में आर पार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उनका कहना यह है कि भाई इनकी कथनी और करनी में अंतर है, सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है, सत्ता के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ 2 प्रदेशों में सिमट करके रह गई थी, उन्हें तीसरा प्रदेश हिमाचल मिल गया है। राष्ट्रीय ईसाई मंच के कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक के चर्च प्रमुख भाग लेने वाले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला मेघालय हाउस में क्रिसमस भोज की मेजबानी करेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चर्च प्रमुखों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ईसाई प्रतिनिधियों को भी न्योता भेजा गया है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता इंद्रेश कुमार के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना है। तो वहीं आरएसएस के इस क्रिसमस भोज के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ में अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। क्रिसमस आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई पहले ये कांग्रेस मुक्त भारत बोला करते थे, अब ये खुद सिमटते जा रहे हैं। मोहन भागवत कभी मजार पर जाते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं, कभी क्रिसमस भोज का आयोजन करते हैं। तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि देश के कई राज्यों की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है और बीजेपी को सेवा का मौका दिया है। तो आरएसएस के क्रिसमस भोज को लेकर के छत्तीसगढ़ में इस वक्त सियासत देखने को मिल रही है और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार राठी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा राजकुमार राठी जी से। राजकुमार जी,
राजकुमार जी भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ चर्चा में सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, जिस तरीके से हमने केदार कश्यप जी का बयान देखा, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है सिमटती जा रही है। आप 2 राज्यों में थे, अभी एक तीसरा राज्य आपको हिमाचल मिल गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी सिमटती जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए जोशी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जो बात कही, बीजेपी का एक सपना था कांग्रेस मुक्त, मगर आज वो खुद सिमटते जा रहे हैं। वो एक उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो बात की, आप सब खुद देखिए, एक पट्टी से लगी आप। और दूसरे राज्य, कई राज्य ऐसे हैं जहां पे वो है, मगर उन्होंने वहां खरीद फरोख्त या संविधान को दबा कुचला के अपनी सरकार बनाई। चाहे महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, एमपी की बात कर लीजिए, गोवा की बात कर लीजिए पहले, तो वो सब बात है। देखिए, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, आरएसएस या मोदी जी हो, वो मंदिर में जाए, मस्जिद में जाए, पॉप से मिले या भोज करे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। देखिए, मोदी जी हो या मोहन भागवत हो, वो मंदिर मस्जिद में जाएंगे, मत्था टेकेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो देश की तरक्की के लिए करेंगे, विकास की बात करेंगे, विकास के लिए करेंगे, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मगर आरएसएस का जो दोहरा चरित्र है, वो सबसे बड़ी यहां मतलब मुद्दे की बात है कि दोहरा चरित्र देखिए आप, ये भोज रखते हैं सिर्फ राजनीति के लिए। जब बात आती है धर्मांतरण की, सबसे पहले हमला ये क्रिश्चियन पे करते हैं। जब यहां बात हुई थी तो इस चर्चों की संख्या पे हमला करते हैं। फिर आप बात देखिए, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां पे आप ही इतने बड़े पत्रकार, आपके चैनल पे हम लोगों ने क्लिपिंग देखी है, किस टाइप से इसाई समाज के लोगों के ऊपर हो या पॉप के ऊपर हो, वहां के पादरियों पे हो, उन पे किस टाइप से हमले हुए। उस पर ये आरएसएस वाले कुछ नहीं बोलेंगे। मगर जब एक वोट की राजनीति, आप देखिए केरल में 18% है क्रिश्चियन, आप उधर मनी मिजोरम उधर की बात करिए 70% है क्रिश्चियन, फिर आप इधर कश्मीर की बात कर लीजिए, करीब करीब 50,000 के आसपास क्रिश्चियन वोट बैंक है। तो ये पूरा का पूरा एक राजनीति की वजह से किया। आज मैं, अगर राठी जी अभी नहीं जुड़े हैं, मगर मैं भाजपा से सवाल जरूर करना चाहूंगा कि आज से पहले कब उन्होंने इस टाइप की भोज या इस टाइप का एक आयोजन क्रिश्चियन समाज के लिए किया हो। आज तक तो मैंने तो नहीं सुना। जोशी जी, आप भी अजय चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार साहब बैठे, ये भी बता सकते हैं कि भाई हमने तो कभी नहीं सुना। तो ये आज ही ऐसा क्यों? देखिए, ये वोट के लिए हो रहा है। देखिए, भागवत जी मस्जिद जा रहे हैं, यहाँ भोज हो रहा है, तो ये किस लिए हो रहा है? आज से पहले तो ऐसा नहीं किया, मगर ये हो रहा है, इसका मतलब राजनीति के लिए हो रहा है। इसमें कोई भी समाज की भलाई को लेकर इसमें कुछ नहीं है। चलिए ठीक है सत्यप्रकाश जी, हमारे साथ राजकुमार जी भी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजकुमार जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजकुमार जी, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि भाई आज से पहले तो कभी नहीं किया, अब अचानक से क्रिश्चियंस की याद कैसे आ गई? क्या कहेंगे इस पर? हमारे सर पे मैं महामंत्री हूँ। राजकुमार जी, राजकुमार जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी भाई साहब बताइए। जी, सत्यप्रकाश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। वो ये कह रहे थे कि इससे पहले आज तक आपको कभी ईसाइयों की याद नहीं आई, क्रिश्चियंस की याद नहीं आई, अभी अचानक से आपको क्रिश्चियंस की याद कैसे आ गई? भाई साहब, सत्यप्रकाश जी को शायद जानकारी नहीं है, जब भी क्रिसमस का त्योहार आता है तो आरएसएस के लोग जो है वो जो है पादरियों को बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है। इस बार जरूर ये है कि मीडिया इसको हाईलाइट कर रहा है, लेकिन ये जो है आरएसएस का ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है, जो भी व्यक्ति देश का नागरिक है, वो चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसका सम्मान होना चाहिए। उनका इतना बड़ा त्योहार है तो उनसे मेल मुलाकात करने को मैं समझता हूँ कांग्रेस ही जो है इस वजह से देख रही है। आज भाई साहब, छत्तीसगढ़ में बहुसंख्यक हिंदू समाज को कुचलने का प्रयास कौन कर रहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कवर्धा में जब भगवा फहराते हैं और कुछ लोग भगवा को निकालकर पार्क तले रोकते हैं, दुर्गेश देवगन विरोध करता है तो उसके कपड़े को फाड़ते हैं, उसके साथ मारपीट होती है, और वो जब थाने जाता है तो पुलिस पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट करने के बजाय उसके खिलाफ मामला दर्ज करती है। और जब कवर्धा में पूरी आग लगती है तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश में जाकर लखीमपुरा में किसानों को 50-50 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में जो 650 किसान आत्महत्या किए हैं उस पर उनको आज तक किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। जी राजकुमार जी, लेकिन अभी सत्यप्रकाश जी एक बात और कह रहे थे कि जब जब धर्मांतरण की बात आती है तो आप सबसे पहले मुखर होकर के उस पर बोलते हैं कि भाई धर्मांतरण, ईसाई मिशनरीज धर्मांतरण कर रहे हैं, और फिर अब आप उनके लिए ही भोज का आयोजन कर रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र क्यों, ये दोहरी नीति क्यों? देखिए दिव्यांशु जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहूंगा जी, भारतीय जनता पार्टी और विश्व आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा से धर्मांतरण का विरोधी रहा है। पहले भी हमने विरोध किया, आगे विरोध करेंगे। जहां भी हिंदू समाज के साथ गलत होगा, आपको ये भी जानकारी है दिव्यांशु जी, ये धर्मांतरण जो होता है वो बहुत गरीब मजबूर लोगों को, जिनको कुछ प्रलोभन देकर, कुछ पैसे का लालच देकर, कुछ ट्रीटमेंट का लालच देकर
जो है, जो स्लम बस्ती में लोग रहते हैं उन्हीं को धर्मांतरण कराया जाता है। आदिवासी क्षेत्र में ये इस प्रकार का धर्मांतरण होता है। जो भी गलत काम करेगा, चाहे वो किसी भी समाज का क्यों ना हो, तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का विरोध करेगी। लेकिन जो 25 दिसंबर का जो इनका बहुत बड़ा जो क्रिसमस का पर्व है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की हमेशा भूमिका रही है। हम हमेशा पादरियों का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति का होगा, अगर वो गलत काम करेगा तो हम उसका पहले भी विरोध किए हैं, आगे भी विरोध करेंगे। चलिए ठीक है, चंद्राकर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर, मैं उनसे एक सवाल ले लेता हूं। डॉक्टर चंद्राकर, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही है कि भाई आरएसएस क्रिसमस भोज का आयोजन कर रहा है, ठीक है, आरएसएस चूंकि सांस्कृतिक संगठन है, सांस्कृतिक आयोजन करता रहता है, लेकिन इस आयोजन को राजनीतिक चश्मे से देखना कहां तक सही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, देश काल परिस्थिति या समय के अनुसार राजनीति बदलती रहती है जी। अगर हम कांग्रेस के दृष्टिकोण से बात करें तो कांग्रेस सनातन धर्म का विरोधी नहीं रही, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कांग्रेस के ऊपर आरोप नहीं लगा, कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का आरोप लगा जी। इसी तरह से पुराना जनसंघ या आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी जी, आज जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में अल्पसंख्यक वर्ग को अगर कुछ परहेज है तो उसमें वो संवाद करना चाहती है जी, और ये कहना चाहती है कि आप सबका साथ सबका विकास, इनका जो नारा रहा है, उस हिसाब से आप किसी के एक इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में सोचिए, किसी के बारे में, किसी राजनीतिक दल के बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो करके आप वोट बैंक ना बने। और देखिए, अब जो 10 साल तक मोदी जी तो सत्ता में रहे स्पष्ट मेजॉरिटी लेकर के, लेकिन लगभग 25 करोड़ से भी ज्यादा मुस्लिम समुदाय या अन्य अल्पसंख्यक समुदाय आगामी जो 10 साल है उस रणनीति के हिसाब से इंद्रेश जी खासतौर से अल्पसंख्यक मोर्चा संभाले हुए हैं जी। मोहन भागवत जी स्वयं बोले हैं कि एक स्टेटमेंट तो उनका ये रहा है, हम सबको एक जीव के रूप में देखते हैं। तो वो राष्ट्र ऋषि, राष्ट्रपिता, वो वाला जो संवाद भी हुआ, तो आरएसएस भी जब इस तरह का काम करती तो कई बार आरएसएस का अंदर से ही विरोध हो जाता है जी। तो ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस इसे काफी व्यापक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रही है और आगामी जो 10 साल की राजनीति होगी उसमें इन अल्पसंख्यकों को साथ में लेकर के चला जाए। रही सवाल सत्यप्रकाश जी जो कह रहे थे, जी जी, उस बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। वो ये है दिव्यांशु जी कि जैसे केरल में तो बीजेपी अपना इंपैक्ट छोड़ी है जी, कर्नाटक में, लेकिन केरल में, तमिलनाडु में या फिर पूर्वोत्तर राज्यों में, ठीक है पूर्वोत्तर राज्यों के अल्पसंख्यक बीजेपी के साथ प्रायः दिखाई दिए, तो उनमें यह वृद्धि करना चाहती है। तो ये एक समायोजन की राजनीति है और समायोजन जैसे भाई राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, वो भी तो एक समायोजन की राजनीति है। तो आरएसएस और बीजेपी कर रही है तो इसका तो वेलकम होना चाहिए। आरएसएस जिस अखंड भारत की बात करता है उसी को ये कांग्रेस वाले हिंदू, सिख, मुस्लिम सब भाई भाई का नारा देते हैं। तो ये जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ अलग चीज है, लेकिन ये निरपेक्षता की मामला है, उसमें सब स्वतंत्र हैं, लेकिन यहां पर संवाद हो रहा है और यही भारत की मूल संस्कृति है। दिव्यांशु जी, बिल्कुल, लोकतंत्र की खूबसूरती तो यही है, संवाद में ही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर चंद्राकर। सत्यप्रकाश जी, आपने डॉक्टर चंद्राकर की बात सुनी, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई समायोजन का प्रयास आरएसएस कर रहा है और इसका तो स्वागत होना चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, मैं थोड़ा सा उनकी बात से मतलब सहमत नहीं हूं। उन्होंने बोला कि अगर आरएसएस अगर ऐसा कर रही है तो कांग्रेस को क्या तकलीफ है। देखो कांग्रेस को तकलीफ नहीं है, हम तो बार बार बोल रहे हैं कि आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, पॉप से मिलिए, आप माथा टेकिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर कांग्रेस की और आरएसएस में यही तो कि दोहरा चरित्र नहीं है ना। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये जब भी सबसे पहले धर्मांतरण के क्रिश्चियन के ऊपर हमले करेंगे,
जब भी संख्या की गिनाने लगेंगे, चर्च की संख्या तब कितनी थी, अब कितनी है वगैरह, बीजेपी शासित राज्यों में जो भी मैंने अपने बोले, तो ये जो दोहरा चरित्र, उससे तकलीफ है। कांग्रेस इस टाइप पे नहीं करती है ना बात। और देखिए, मैं तो बोलता हूं संघ किसी का संघ नहीं है, संघ जो किसी के संघ नहीं। आज आप देख लीजिए राज्यसभा में इन्होंने क्या बोला, राम सेतु का कोई प्रमाण नहीं है, सरकार ने बोल दिया ना कि राम सेतु का कोई प्रमाण नहीं। तो ये दोहरा चरित्र किस लिए है? संघ शुरू से आप देखिए, जो आजादी से पहले भी उन्होंने सिर्फ एक हिंदू राष्ट्र की बात की, तो शुरू से ये एक धर्म और एक बहुसंख्यक धर्म के साथ लेके चले हैं। अब आप आज के देख ले, राम सेतु का देख लिए, तो ये बहुसंख्यक समाज को भी इन्होंने आज आहत कर दिया। तो मैं तो ये बल्कि देखना चाहता हूं कि मोदी जी को जो समर्थन कर रहे हैं, जो वो कब आप मोदी जी का पुतला फूकेंगे, क्योंकि आज तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि राम सेतु कोई नहीं है। इससे आज उसके बाद देखिए बहुसंख्यक समाज इससे नाराज है। सरकार की जो दोहरी चरित्र जो दिखती है, आरएसएस की हो, भाजपा की हो, जब चुनाव का समय आया है और इनकी हालत थोड़ी सी खराब चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा से जो समर्थन मिल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ ये नहीं कि कांग्रेस शासित राज्य में, आप देख लीजिए जो विपक्षी दलों के राज्य, जैसे एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, वहां पे भी, आप कर्नाटक हो गया, वहां पे भी जो समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए इन्होंने, मैं तो बोलूंगा, एक कॉपी पेस्ट करने की कोशिश की है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा में बहुसंख्यक हो, सब समाज के लोग का प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, तो ये इनसे खौफ खा के या इनके डर से, उसकी वजह से ये भी इस टाइप के एक आयोजन के लिए जा रहे हैं ताकि हमारे जो भारत जोड़ो यात्रा का उसका कुछ काट मिल सके। मगर समाज हो या पूरी भारत की जनता हो, वो समझ चुकी है कि मोदी जी की सिर्फ एक फेंकने की जो नीति है, जिनके कोई एक विजन नहीं है कि देश को कहां लेके जाना है, कहां नहीं, उनका विजन सिर्फ और सिर्फ है धर्म। देखिए बीजेपी का, मैं तो हर बार बोलता हूं, बीजेपी का एक फेवरेट जो बोलते राजनीति है वो है धर्म। अगर इनके पास कुछ नहीं मिलेगा, या तो विपक्षी दलों के पीछे ईडी आईटी भेजेंगे, या एक समाज के बीच में एक नफरत और जहर घोलने का काम करते हैं। एक धर्म के नाम पे राजनीति करने का नाम, लोगों को लोगों से लड़ाने का हो गया, जाति को जाति से, धर्म को धर्म से, और आजकल तो कपड़े के ऊपर भी हो गया, पहनावे के ऊपर भी आजकल ये नफरत पैदा कर रहे हैं। तो इनका सिर्फ और सिर्फ वही राजनीति है, इनको कोई समाज से कुछ भी नहीं लेना देना, राजनीति के हिसाब से कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा के तहत डर से उनके ये जो भोज का आयोजन है वो करने वाले हैं। चलिए ठीक है, राजकुमार जी से मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। राजकुमार जी, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का जो खौफ है, उसका जो डर है, उसका जो असर देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से ये इस तरह के आयोजन देखने को मिल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी निकाल रहे हैं, ये पूरे देश में कांग्रेस का अस्तित्व जो समाप्त हो गया है, पूरे देश में कांग्रेस जो टूट गई है, वो कांग्रेस से जोड़ने की यात्रा है, लेकिन उसका नाम इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा दिया है। दूसरी बात, हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में 303 सीट आई है, तो सभी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष की, समुदाय विशेष की बात नहीं करती। और मोदी जी का स्लोगन है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को शासन की सुविधा का लाभ मिले, और इसी विचारधारा पर चलकर भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े बहुमत पर पहुंची है। आज 18,000 गाँव में बिजली पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और प्रधानमंत्री जी की 285 योजनाएं चल रही है। जहां तक साथी प्रवक्ता कह रहे हैं कि धर्म और जाति की राजनीति, ये काम कांग्रेस करती है। 60 साल तक कांग्रेस ने धर्म और जाति की राजनीति किया, और यही काम छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। कवर्धा में हिंदू समाज को दबाने का प्रयास हुआ, और भी आप देखेंगे अभी 2 दिन पहले हमारे मुखिया ने बयान दिया, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, कि एसटी समाज जो है उसकी तुलना उन्होंने कुकुर से की, कि शाम को जो कुकुर फेंकता है, जो भोगता है, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूँ इस प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार जो है जाति विशेष के, एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ और जहर घोलने का काम जो है कांग्रेस की सरकार कर रही है। आज विकास के नाम पर मेरे साथी प्रवक्ता बता दें कि प्रदेश में 4 साल की कांग्रेस की सरकार बन गई, कौन सा विकास हुआ है? खाली धर्म की, जाति की जहर फैलाने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। जिन जिन वादे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाने का काम किया, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ना तो प्रदेश में शराबबंदी हुई, ना 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला, ना 20 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला, ना किसानों को पेंशन मिला, ना संपत्ति का राधा हुआ, ना पुलिस वालों को हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिली, और ना ही इन्होंने जो घोषणा की, मैं समझता हूँ वेतन की विसंगति को दूर करेंगे और बिजली बिल हाफ करने की बात की। दिव्यांशु जी, बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के नागरिकों का बिजली बिल हाफ नहीं हुआ, उल्टा इन्होंने सुरक्षा निधि के नाम पर जो हमारे गरीब भाई हैं उनको भी 3-3, 4-4, 5-6 हजार रुपए का जो है इन्होंने सुरक्षा निधि के नाम पर अवैध वसूली करने का काम किया है। बहुत से घर से जो है रोशनी छीनने का काम, बिजली छीनने का काम, उजाला छीनने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। और संपत्ति कर आधा करने की जो बात थी, संपत्ति कर तो आधा नहीं हुआ। मार्च महीने में व्यापारियों को
इन्होंने संपत्ति कर के साथ साथ यूजर चार्ज भेजा और 67,000 रुपए का बिल भेजा, और जिस व्यापारी ने नहीं पटाया उसकी दुकान में ताला लगाने का काम, शटर को गिराने का काम कांग्रेस सरकार ने किया है, जिसका खामियाजा इस सरकार को 2023 के चुनाव में उठाना पड़ेगा। ठीक है राजकुमार जी, 2023 का 2023 में देखेंगे, अभी 2022 पे आ जाते हैं, अभी 2022 चल रहा है। सत्यप्रकाश जी, राजकुमार जी जो जिस हिसाब से कह रहे हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पिछले 4 साल बीते हैं भूपेश सरकार के, उसमें कोई काम नहीं हुआ है। जो आपने 36 वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, राठी जी शायद अपने 15 साल के शासन की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा का 2003 का घोषणा पत्र था जिसमें इन्होंने बेरोजगारी भत्ता की बात की थी, हर आदिवासी के समाज को परिवार को एक गाय देने की बात की थी, हर आदिवासी समाज के परिवार से एक को सरकारी नौकरी देने की बात की थी। तो घोषणा पत्र के वादे तो ये पुनः बोनस देने की बात की थी। हमारी सरकार जब से आई, अब 4 साल में देखिए, इनके 15 साल में अगर आप घोटाले गिनेंगे, नान घोटाला, चिटफंड घोटाला, अखफोड़वा घोटाला, मतलब झीरम घाटी का कांड हो गया, पूरी आप फहरिस्त निकल जाएगी, एक बुक लिख सकते। मगर आप 4 साल में देख लीजिए, हमारी सरकार होते हुए कोई एक घोटाला अगर बीजेपी निकाल दे, कोई 4 साल हमने किसानों का कर्जा माफ किया, हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की। अब जो पेंशन की बात कर रहे हैं, तो पेंशन तो वो मोदी जी वहां रोक कर रखे, किस हक से रोक रखे हैं? ये तो हक है यहाँ के सरकारी कर्मचारियों लोगों का, छत्तीसगढ़ सरकार का, यहाँ की जनता का हक है, वहां वो रोक रखे। बिजली बिल की जो बात करें, उसमें सुरक्षा नीति रमन सिंह सरकार कैबिनेट नहीं पास किया था, ये सुरक्षा नीति हमारा नहीं लगाया हुआ है, उसी टाइम का लगाया हुआ है। तो ये 15 साल में इन्होंने क्या किया, उसकी आप देखिए। बेरोजगारी क्या है आज? 0.1%। उस टाइम कितना होता था? 12% से ऊपर बेरोजगारी दर था छत्तीसगढ़ का। आज कितना है? 0.1%। तो बेरोजगारी दर क्या है? युवाओं को नौकरी यहां मिल रही है, युवाओं को नौकरी की सृजन यहां चल रहे हैं, पेंशन हो गया हो, रिजर्वेशन हो गया, इनको लेके ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र के हिसाब से राजनीति करते हैं। ठीक है, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि इनकी जो देखिए धर्म की अभी बात चल रही थी, जी जी एक सेकंड बस, जी पूरा धर्म की बात करें। देखिए, केंद्र में इनको धर्म की राजनीति करना अच्छा लगता है, वहां पे अयोध्या के मंदिर की बात करें, मगर ये छत्तीसगढ़ में 15 साल रह गए, इनको कौशल्या माता का मंदिर याद नहीं आता है, वन पथ गमन वो राम जी का वो याद नहीं आता है, मगर उनको वहां केंद्र में राजनीति करनी है, राम के नाम पे, धर्म के नाम, मगर छत्तीसगढ़ में इनको नहीं करनी है। यहाँ पे इनको सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की राजनीति पब्लिक के सामने करनी है। मगर ये जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हो चाहे देश, अब समझ चुकी है, अब यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हो चाहे देश में हो, इनकी हालत बहुत खराब हो। ठीक है, एक बड़ा सवाल यहां पर ये उठता है सत्यप्रकाश जी, चलिए ठीक है, आप भोज पर आमंत्रित कर रहे हैं ईसाई समाज के लोगों को, ठीक है, अच्छी बात है, करिए। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह भी तो उठता है कि आपने पिछले 4 साल में, या दोनों पे ये बात लागू होती है, बीजेपी पे भी कांग्रेस पे भी, कि आपने पिछले 4 साल में ईसाइयों के लिए, या यूं कहें कि अल्पसंख्यकों के लिए किया क्या है और कितना किया है? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं सत्यप्रकाश जी, कि आपने पिछले 4 साल में अल्पसंख्यकों के लिए कितना किया है, क्या किया है, तो क्या कहेंगे आप? भोज पर आमंत्रित करना, चलिए ठीक है, उसको राजनीतिक चश्मे से देखा जा सकता है कि हाँ भाई वोट बैंक का फायदा उठाने के लिए लिया जा सकता है, लेकिन काम की बात करें, हकीकत वहां दिखाई देती है कि भाई ग्राउंड पे काम कितना हुआ है उन लोगों के लिए जिनको आप भोज पर बुला रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, अल्पसंख्यकों के लिए 15 साल की मैं बात नहीं, मैं अपनी सरकार की 4 साल की बात करें। हमने SC ST अलग से एक मंत्रालय बनाया, हमने वो बस्तर की आप बात कर लीजिए, आदिवासी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, वहां बस्तर बटालियन बनाया, वहां पे एक कृषि आयोग बनाया बस्तर के लिए, तो वहां पे नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं, जो इनके समय में 300 स्कूल बंद थे। जी, जब देखिए क्रिश्चियन की अगर बात करें, माइनॉरिटी सबसे ज्यादा उस तरफ ही है, बस्तर इलाका हो गया, जगदलपुर इलाका, वहां पे 300 स्कूल बंद हो गए थे, वहां पे स्कूल खोले जा रहे हैं। आत्मानंद स्कूल जो इंग्लिश मीडियम जो सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, वहां पे वो खोले जा रहे हैं। तो हम तो आदिवासी समाज हो, अल्पसंख्यक समाज हो, सबके लिए यहाँ काम कर रहे हैं। मगर और उनको आरक्षण के लिए, देखिए वो मुद्दा नहीं है, मगर मैं बात बस इतना बोलना चाहूंगा कि आरक्षण के लिए हम लड़ रहे हैं, मगर इसमें केंद्र सरकार भी अड़चन पैदा कर रही है। तो ये हम तो हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, अल्पसंख्यक हो, युवा हो, महिला हो, सबके वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं राजकुमार जी से प्रतिक्रिया ले लूं। राजकुमार जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, जो आदिवासी समाज का 32% आरक्षण था, वो कांग्रेस की सरकार में, भूपेश बघेल की सरकार में जो है घटकर 20% हो गया। सरकार ने कोर्ट में जो है तथ्य प्रस्तुत नहीं कर पाई, और उसके बाद इन्होंने राज्यपाल महोदया से परमिशन लेकर विशेष सत्र बुलाकर उसमें काफी छेड़छाड़ किया। आदिवासी समाज का तो 32% किया, लेकिन ST समाज का जो 16% था आरक्षण, उसको घटा के 13% कर दिया। जो सामान्य जाति का भारत सरकार द्वारा 10% फिक्स किया गया है, उसको घटाकर 6% कम कर 4% कर दिया गया। मुझे लगता है इस सरकार की मंशा नहीं है कि ये विधेयक पारित हो, क्योंकि अगर ये विधेयक पारित हो जाएगा तो इनको छत्तीसगढ़ में नौकरी देना पड़ेगा, जो इनका 10 लाख नौकरी का वादा था। अब इस सरकार के 8 से 9 महीने बचे हैं, और मैं नहीं समझता कि भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार पर किसी प्रकार का भार आए, इसलिए इस प्रकार का विधेयक इन्होंने प्रस्तुत किया है, जिससे राज्यपाल महोदया परमिशन नहीं दे रही है। मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ में युवाओं को ठगने का काम किसी ने किया है,
तो भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने चलिए किया। ठीक है राजकुमार जी, वो एक अलग विषय है, आरक्षण का विषय से हटना नहीं है। यही सवाल अब मैं डॉक्टर चंद्राकर से भी कर लेता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है। डॉक्टर चंद्राकर, मेरा आपसे यही सवाल रहेगा जो भी मैंने सत्यप्रकाश जी से पूछा था कि काम की बात होनी चाहिए कि भाई उस समाज विशेष के लिए आपने काम क्या किया भोज पे। चलिए ठीक है, आप आमंत्रित कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भोज की जो राजनीति हो रही है जी, ये निश्चित रूप से राष्ट्रीय लेवल पर भारतीय राजनीति में हमारा जो वे ऑफ लाइफ रहा है उस तरफ आरएसएस और बीजेपी भी बढ़ रही है और इसका वेलकम किया जाना चाहिए। ठीक है। और कांग्रेस के भी जो बड़े बड़े प्रवक्ता हैं नेशनल स्तर के, वो इसका स्वागत किए। दूसरी बात है, ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अल्पसंख्यकों के लिए या फिर आदिवासी वर्ग के लिए या फिर क्राइस्ट के जो अनुयायी हैं या जैन धर्म के लिए, जैन धर्म यहाँ व्यापार का काम करते हैं या फिर ये बात तो सच है कि जो एक नीति बनी है वो सबके लिए लागू हुई। चाहे धान खरीदी है, वो अगर फार्मर है मुस्लिम समुदाय या क्राइस्ट के अनुयायी उसके फॉलोवर है फार्मर हैं तो उनकी धान खरीदी गई है। तो ये बात रही है। और अलग अलग मंत्रालय आयोग बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस हिसाब से उसमें और बजट का एलोकेशन होना बहुत जरूरी है। और जब तक बजट का उसमें ह्यूज पैमाने पर, बड़े पैमाने पर प्रावधान नहीं होगा तो आप नीति बना लो। क्योंकि हम विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, कॉलेजों में देखते हैं कि बच्चों को टाइम में स्कॉलरशिप मिलने में स्ट्रगल हो रहा है। तो यहाँ पर फंड तो आप रिलीज करिए तो ज्यादा सुगमता के साथ आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला मेघालय हाउस में क्रिसमस भोज की मेजबानी करने वाले हैं। अब इसे लेकर के छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह कहना है कि बीजेपी या आरएसएस कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह का आयोजन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर आरएसएस का कहना यह है कि नहीं भाई, वो तो इस तरह का जो आयोजन है वो हर बार करते हैं, हर साल करते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस तरह के आयोजन से क्या वाकई में आरएसएस को या बीजेपी को आने वाले समय में फायदा मिलेगा या नहीं। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ND24 के साथ। नमस्कार।